नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हाल में काफ़ी काफ़ी चर्चा में रहा है। महिला अपराधियों के साथ अलग व्यवहार क्यों होता है। हमने ये नाम सुने हैं हाल फिलहाल में। मुस्कान, शिवानी, रवीना, राधिका, सोनम रघुवंशी। इन पर आरोप है अपने पतियों की हत्या का। और इन मामलों ने सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बटोरी, बल्कि औरत होने और अपराध करने की जो हमारी पारंपरिक समझ है ना, उसे भी कहीं ना कहीं चुनौती दी है। अक्सर देखते हैं कि ऐसी घटनाओं पर समाज की प्रतिक्रिया बहुत तीखी होती है। कभी कभी तो स्त्री विरोधी मीम्स और चुटकुलों की शक्ल में भी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर महिलाएं अपराध क्यों करती हैं, और जब करती हैं तो समाज उन्हें पुरुष अपराधियों से अलग नजरिए से क्यों देखता है। क्या ये कोई सशक्तिकरण का अजीब सा संकेत है, या असल में अशक्तिकरण की कहानी है। हमारे पास इस मुद्दे पर कुछ लेख और एक्सपर्ट्स के विचार हैं, और आज हम इन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि समाज की जो प्रतिक्रिया है ये क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं, है ना। शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प अवधारणा से करते हैं। डबल डेवियंस, दोहरा विचलन। ये सिद्धांत ब्रिटिश अपराध शास्त्री फ्रांसिस हेंडरसन ने दिया था, और दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति जीएस बाजपेयी इसे समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई महिला अपराध करती है तो वो सिर्फ कानून ही नहीं तोड़ रही होती, हाँ, बल्कि समाज ने जो लैंगिक मापदंड तय किए ना, उन्हें भी तोड़ती है। बिल्कुल। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो देखभाल करने वाली होंगी, शांत, आज्ञाकारी। है ना। हाँ, बिल्कुल, ये उम्मीद होती है। तो जब वो इस छवि से बिल्कुल अलग हटकर कुछ करती है, अपराध जैसा काम, तो उसे सिर्फ अपराधी नहीं माना जाता। उसे एक तरह से भटकी हुई औरत के तौर पर देखा जाता है। हाँ। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि वो दोहरी विचलित है। अच्छा, दोहरी विचलित। जी, और शायद इसीलिए उसे दुगना दंडित किया जाना चाहिए समाज की नज़र में। उसका लिंग उसका औरत होना बहुत प्रासंगिक बन जाता है। हाँ, ये बात गौर करने वाली है, समाज का रवैया। बिल्कुल। और इसी पर महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना भी बात करती हैं। वो कहती हैं कि ये दिखाता है कि हम कितने असहज हो जाते हैं जब महिलाएं उन भूमिकाओं से बाहर निकलती हैं जो हमने समाज ने उनके लिए तय कर रखी हैं। और ये जो सामाजिक दबाव है ना, ये कई बार एक विस्फोट का रूप ले लेता है। और मीडिया का रोल भी इसमें है। वो अक्सर इसे और सनसनीखेज बना देता है। जैसे सोनम रघुवंशी के मामले में हुआ, उसे ऐसे दिखाया गया जैसे उसने सब अकेले ही कर डाला, जबकि असलियत में तो पुरुष भी शामिल थे। तो ये जो असहजता है, क्या ये सीधे तौर पर उसी दोहरे विचलन का नतीजा जिसकी बात वाजपेयी जी कर रहे थे, कि समाज सिर्फ अपराध से नहीं बल्कि महिला के अपनी जगह से हटने से ज्यादा परेशान है? काफी हद तक, बिल्कुल। भयाना सोनम रघुवंशी मामले का एक और पहलू बताती हैं जो इस मनोवैज्ञानिक संघर्ष को दिखाता है। उनके अनुसार सोनम के लिए शायद हत्या की साजिश रचना वो ज्यादा आसान था, ये स्वीकार करने से कि वो किसी और से प्यार करती थी। ओह, जी, ये दिखाता है कि हमारे समाज में महिलाओं को किन जटिल मानसिक स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। देखिए, यहाँ अपराध का बचाव नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें उन मूल कारणों को तो देखना होगा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था महिलाओं के व्यवहार को कितनी गहराई से प्रभावित करती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, वाजपेयी जी पुरुषों और महिलाओं के अपराध के पीछे की मंशाओं में भी फर्क बताते हैं। हाँ, उनका कहना है कि पुरुष अपराध अक्सर ताकत, इज्जत, कोई आवेग या कोई लक्ष्य पाने के लिए होते हैं। जी, बिल्कुल। शक्ति प्रदर्शन, बदला, इस तरह की चीजें। और महिलाओं के अपराध? महिलाओं के अपराध के पीछे अक्सर पहले खुद शिकार होने का इतिहास होता है, प्रायर विक्टिमाइजेशन जिसे कहते हैं, या किसी तरह का दबाव, हेर फेर, या फिर गहरा भावनात्मक तनाव। कारण अक्सर अलग होते हैं। और अगर हम इसे आंकड़ों के नजरिए से देखें तो तस्वीर और साफ होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, है ना, हाँ, एनसीआरबी डेटा। उसके 2022 के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ 4.45 लाख से ज्यादा अपराध दर्ज हुए हैं। और वाजपेयी जी एक बहुत जरूरी बात कहते हैं कि पत्नियों की हत्या के जितने मामले पति करते हैं, उनकी संख्या पतियों की हत्या के मामलों से कहीं कहीं ज्यादा है। अच्छा, ये अंतर इतना ज्यादा है? जी हाँ। असल में भारत में महिलाओं की हत्या के आधे से ज्यादा मामलों में अपराधी उनका मौजूदा या पूर्व साथी ही होता है। लेकिन इसके बावजूद जब कोई पत्नी पति की हत्या करती है तो मीडिया उसे कहीं ज्यादा उछालता है। कवरेज अनुपाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडिया कवरेज असलियत को नहीं दिखाता।
एक तरह का पूर्वाग्रह है उसमें। निश्चित रूप से एक खास तरह की कहानी को ज्यादा उभारता है लगता है। और इसमें आपराधिक, मनोवैज्ञानिक, दीप्ति पुराणिक और योगिता भयाना कुछ और कारणों का भी जिक्र करती हैं। जैसे कि जैसे जबरन शादी, कम उम्र में शादी हो जाना, भावनात्मक रूप से परिपक्व न होना, दमन, बातचीत की कमी, रिश्तों से ऐसी उम्मीदें रखना जो पूरी नहीं हो सकती। अक्सर इन जटिल वजहों को अनदेखा कर दिया जाता है और मीडिया कहानी को बस विवाहेतर संबंध जैसे एक आध मुद्दे तक ही सीमित कर देता है। हाँ, ये पहलू तो अक्सर नज़रअंदाज हो ही जाता है। कहानी को सरल बना दिया जाता है। लेकिन कानून व्यवस्था के स्तर पर क्या स्थिति है? क्या हमारा सिस्टम महिला अपराधियों को समझने के लिए तैयार है? यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्वींस ऑफ क्राइम किताब के सह लेखक हैं कुलप्रीत यादव। वो बताते हैं कि क्योंकि ऐतिहासिक रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले गंभीर अपराधों की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम रही है, हाँ, ये तो है। तो हमारी जो कानून प्रवर्तन प्रक्रियाएं हैं, जांच के तरीके हैं, वो कभी उस तरह से विकसित ही नहीं हुए जो एक महिला अपराधी की मानसिकता को ठीक से समझ सके। ज्यादातर ध्यान पुरुष अपराधियों पर ही रहा है। नतीजा ये है कि आपराधिक इरादे वाली महिला सोचती कैसे है, इस बारे में हमारी समझ वैश्विक स्तर पर भी काफी सीमित है। ये तो एक बड़ी कमी लगती है सिस्टम में। लेकिन क्या अपराध को पूरी तरह लिंग निरपेक्ष मान लेना सही होगा? क्या जेंडर को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना चाहिए? देखिए, इस पर वाजपेयी जी आगाह करते हैं। उनका मानना है कि अपराध को पूरी तरह लिंग निरपेक्ष देखना भी शायद ठीक नहीं है। कई बार अपराध की प्रकृति क्या है, उसका संदर्भ क्या है और अपराधी और पीड़ित का लिंग क्या है, ये सब समझना जरूरी हो जाता है। अच्छा। सी गहरी और व्यापक समझ ही ये सुनिश्चित कर सकती है कि जो भी प्रतिक्रिया हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था की हो या समाज की, वो निष्पक्ष हो, प्रभावी हो, किसी पूर्वाग्रह पर आधारित न हो। तो कुल मिला के ये तस्वीर काफी जटिल है, सीधी सपाट नहीं है। हमने देखा कि महिला अपराध पर समाज की प्रतिक्रिया में वो गहरे पैठे लैंगिक मानदंड है, दोहरा विचलन वाली बात, हाँ, मीडिया का असंतुलित रवैया है और अक्सर अनदेखे किए गए कारण हैं, जैसे कि पहले खुद शिकार होना। इन अपराधों को समझने और रिपोर्ट करने का तरीका अक्सर बहुत सतही रह जाता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि समाज और हमारी न्याय प्रणाली, ये दोनों कैसे अपराध के लैंगिक पहलू को ठीक से ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष और असरदार प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और ऐसा करते हुए वो लैंगिक रूढ़ियों को और मजबूत ना करें। ये संतुलन कैसे बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको और सोचने की जरूरत है।